दलाई लामा मेंस के लिए भारत के हितों पर विभिन्न देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव स्रोत। द हिंदू चर्चा में क्यों? हाल ही में धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दलाई लामा ने तिब्बती लोगों द्वारा चीन के भीतर अधिक स्वायत्तता की मांग के संबंध में अपना रुख स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा रहते हुए तिब्बती लोगों के स्वशासन की इच्छा पर बल दिया। स्वतंत्रता, यह एशिया में तिब्बती पठार पर लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किमी में विस्तृत क्षेत्र है, जो चीन के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। ये तिब्बती लोगों के साथ साथ कुछ अन्य जातीय समूहों की पारंपरिक मातृभूमि है। तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 4900 मीटर है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, समुद्र तल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 13वें दलाई लामा थुबटेन ग्यात्सो ने वर्ष 1913 की शुरुआत में तिब्बती स्वतंत्रता की घोषणा की। चीन ने तिब्बत की स्वतंत्रता को मान्यता न देते हुए इस क्षेत्र पर संप्रभुता के दावे को कायम रखा। वर्ष 1912 से लेकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना वर्ष 1949 तक किसी भी चीनी सरकार ने वर्तमान में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत ऑटोनमस रीजन पर नियंत्रण नहीं रखा। इस क्षेत्र पर दलाई लामा की सरकार ने वर्ष 1951 तक शासन किया था। मात्से तुंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्ला के तिब्बत में प्रवेश करने और उस पर आक्रमण करने के पहले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र था। वर्ष 1951 में तिब्बती नेताओं को चीन द्वारा निर्धारित एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था। ये संधि 17 सूत्री समझौते के नाम से जानी जाती है, जो तिब्बती स्वायत्तता की गारंटी सुनिश्चितता सहित बौद्ध धर्म का सम्मान करने का दावा करती है, किंतु साथ ही लासा तिब्बत की राजधानी में चीनी सिविल तथा मिलिट्री सैन्य मुख्यालय की स्थापना की भी अनुमति देती है। हालांकि दलाई लामा सहित तिब्बती लोग इसे अमान्य करार देते हैं। तिब्बती तथा अन्य लोगों द्वारा इस संधि को सांस्कृतिक नरसंहार कल्चरल जेनोसाइड के रूप में वर्णित किया जाता है। तिब्बत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण वर्ष 1959 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब दलाई लामा को अपने अनुयायियों के एक समूह के साथ शरण की तलाश में भारत भागना पड़ा। दलाई लामा का अनुसरण करने वाले तिब्बतियों ने भारत के धर्मशाला स्थित क्षेत्र में एक निर्वासित सरकार बनाई, जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA के नाम से जाना जाता है। परिणाम 1959 के विद्रोह के बाद से चीन की केंद्र सरकार लगातार तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। वर्तमान में तिब्बत में भाषण, धर्म अथवा प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है एवं चीन द्वारा तिब्बती लोगों की विधि विरुद्ध गिरफ्तारी जारी है। जबरन गर्भपात, तिब्बती महिलाओं का बंध्यकरण तथा निम्न आय वाले चीनी नागरिकों के तिब्बत में स्थानांतरण से तिब्बती संस्कृति के अस्तित्व को खतरा पहुंचा है। हालांकि चीन ने संबद्ध क्षेत्र विशेषकर लासा में आधारभूत अवसंरचना में सुधार हेतु निवेश किया है, जिससे हजारों हान समुदाय के चीनी लोगों को तिब्बत में बसने को प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तिब्बत में जनसांख्यिकीय बदलाव आया है। बंधों पर प्रभाव, तिब्बत वास्तव में सदियों से भारत का पड़ोसी रहा, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाएं तथा 3500 किलोमीटर लाख वास्तविक नियंत्रण रेखा तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ है, न कि शेष चीन के साथ। वर्ष 1914 में ये तिब्बती प्रतिनिधि ही थे जिन्होंने चीनियों के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिसने सीमाओं का रेखांकन किया। हालांकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत के पूर्ण विलय के बाद चीन ने उस समझौते और मैकमोहन लाइन को अस्वीकार कर दिया, जिसने दोनों देशों को विभाजित किया था। इसके अलावा वर्ष 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत में दलाई लामा की मौजूदगी भारत चीन संबंधों में लगातार कड़वाहट उत्पन्न करती रही है, क्योंकि चीन उन्हें अलगाववादी मानता है। जल संसाधनों और भू राजनीतिक विचारों के संदर्भ में तिब्बती पठार का महत्व भारत चीन तिब्बत समीकरण को जटिल बनाता है। तिब्बत में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास कार्य कर रहा है, जैसे कि सीमा रक्षा गांव, बांध, सभी मौसम के लिए तेल पाइपलाइन और इंटरनेट कनेक्टिविटी परियोजनाएं। तिब्बती बौद्ध धर्म हमेशा से चीनी संस्कृति का हिस्सा रहा है। चीन इस बात का प्रचार करके अगले दलाई लामा के चयन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार वर्ष 1987 के कट ऑफ वर्ष के बाद भारत में पैदा हुए तिब्बतियों को नागरिकता नहीं देती है।
इससे तिब्बती समुदाय के युवाओं में असंतोष की भावना पैदा हो गई है। लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं और पहले तथा दूसरे दलाई लामा को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी। 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं। माना जाता है कि दलाई लामा करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत अवलोकितेश्वर या चैनरेजिक की अभिव्यक्ति हैं। बोधिसत्व ऐसे साकार प्राणी हैं जिन्होंने मानवता की सहायता के लिए पृथ्वी पर लौटने का प्रण किया है और सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं। दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया में पारंपरिक रूप से पूर्व दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करना शामिल है, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है। दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज सामान्यतः पूर्व दलाई लामा के निधन के बाद शुरू होती है। बौद्ध विद्वानों के अनुसार वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु के बाद अगले दलाई लामा की खोज करना गेलुग्पा परंपरा के उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की जिम्मेदारी है। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों की पहचान की जाती है, तो उचित उत्तराधिकारी का चुनाव अधिकारियों और भिक्षुओं द्वारा एक सार्वजनिक समारोह में चिट्ठी डालकर किया जाता है। चयनित उम्मीदवार, जो आमतौर पर बहुत कम उम्र का होता है, को दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना जाता है और उसे कठोर आध्यात्मिक एवं शैक्षिकी प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। दलाई लामा की भूमिका में तिब्बती बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व दोनों शामिल हैं तथा इनकी चयन प्रक्रिया तिब्बती सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया में कई वर्ष लग सकते हैं। 14वें वर्तमान दलाई लामा को खोजने में 4 वर्ष लग गए थे। ये खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है। हालांकि वर्तमान दलाई लामा ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा और यदि उनका पुनर्जन्म होगा तो वह चीनी शासन के तहत किसी देश में नहीं होगा। वर्ष के प्रश्न। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? 2018 अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पद्मपाणि। उत्तर सी। प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो 2017 अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाग में है, डी एलोरा में है। उत्तर ए।